हेलो बच्चों, आज क्लास 11th फिजिक्स के 4th चैप्टर मोशन इन अ प्लेन का 8th लेक्चर का नंबर 4.8 और आज आप पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। देखो, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट एक ही चीज़ है। अब हमें समझना है कि हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं और जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तब क्या करते हैं। देखो बच्चों, सपोज कर लिया हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, एक ए है वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर है। अब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। तो वेक्टर में दो तरीके का प्रोडक्ट होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। आज के लेक्चर में हम सिर्फ डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो हमने इन दोनों के बीच में डॉट लगा दिया। डॉट जब हमने इनके बीच में डॉट लगा दिया तो अब हम इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे या कैसे लिख सकते हैं, वो हो गया हमारा ए के प्लेस पर ए का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड मतलब ए की न्यूमेरिकल वैल्यू, जितनी वैल्यू, जैसे एक ए वेक्टर है तो उसकी कोई ना कोई तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, 5, 7, 8, 9.5, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो बिना वेक्टर के लिखने का मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी की जगह बी का मैग्नीट्यूड। डॉट हटाते हैं तो कॉस लगाते हैं, तो क्या हो गया, ए डॉट बी हो गया ए बी कॉस। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। लेकिन अभी बात ये आ रही है, हमने बोला कि डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमारा स्केलर आता है। उस चीज को समझने के लिए मैं दूसरा फॉर्मूला बताता हूं, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बच्चों, फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आता है वर्क डन, और वर्क डन हमारा अब एक एग्जांपल देखें। फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। जब हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया तो आया वर्क डन, और वर्क डन हमारा स्केलर क्वांटिटी। यानी कि दो वेक्टर का जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया तो रिजल्ट हमारा स्केलर आया। इसीलिए हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट। ऐसे दूसरा एक फॉर्मूला है पावर का फोर्स इनटू वेलोसिटी। वी वेलोसिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। जब हमने इनका डॉट प्रोडक्ट किया तो हमें मिला पावर, और पावर हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा रिजल्ट हमेशा स्केलर होता है। इसीलिए हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है। अब हम उसके बाद बात करते हैं कंडीशंस की। अगर हम ये मान लें कि ए और बी के बीच में जो एंगल है, यानी एंगल बिटवीन ए एंड बी, वो हमारा फर्स्ट केस में कितना है, थीटा एंगल जो है, थीटा ये कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल होता है। दो वेक्टर्स हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई एंगल होगा। ए का कुछ डायरेक्शन होगा, दूसरे का कुछ डायरेक्शन होगा बी का, तो उनके बीच में कुछ एंगल होगा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो हमने मान लिया थीटा जो है इन दोनों के बीच में 0 है। तो जब ए और बी के बीच में एंगल 0 है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट क्या करेंगे, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हमारा क्या आ गया, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी, क्योंकि कॉस 0 डिग्री 1 हो गया तो जो कि हमारा फाइनल ए बी हो गया। समझ में आया। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग थोड़ा समझना है। जैसे आपने वर्क डन का फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो वर्क डन फॉर्मूला क्या लिखा होता था, W इक्वल्स टू एफ एस
अब बात आती कि कॉस थीटा किधर गया, इसमें तो एक्चुअल में तो क्या होना चाहिए, डॉट हटेगा तो कॉस लगेगा, यानी कि ये तो फॉर्मूला ऐसा हुआ, एफ के प्लेस पर एफ का मैग्नीट्यूड, एस के प्लेस पर एस का मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू, डॉट हटाया, कॉस लगाया, कॉस थीटा। पर हम जब 9th क्लास में पढ़ रहे तब तो इस तरीके से फॉर्मूला लिखा था, तब तो कॉस थीटा नहीं था। उसका रीजन सिंपल है, फॉर्मूला तो यही था एफ एस कॉस थीटा, इस तरीके से एफ एस कॉस थीटा। अब थीटा क्या है, एफ और एस के बीच में, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। अगर थीटा 0 हो जाए, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, तो वर्कडन हमारा कितना आ जाएगा, वर्कडन हो जाएगा एफ एस, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो एफ एस रह जाएगा, ये आ जाएगा हमारा। बात समझ में आया। दूसरा केस इसी में समझे, अगर ए और बी दो वेक्टर हैं और इनके बीच में एंगल कितना है 90। हम दूसरा केस ले रहे हैं, हमने लिया एक वेक्टर ए ले लिया और एक वेक्टर हमने बी ले लिया। अब इस बार हमें बोला गया है ए और बी के बीच में जो एंगल है थीटा, वो हमारा 90 डिग्री, यानी कि ए और बी परपेंडिकुलर है। तब क्या होगा, तो हम लिखेंगे ए, यहां लिख देते हैं ए के प्लेस पर ए का मैग्नीट्यूड, बी के प्लेस पर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो इसका प्रोडक्ट कितना होगा 0। तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब इसकी बात करें, आपने एक 9th क्लास में भी पढ़ा है, 11th में भी, दोनों जगह है कि जब हम कुली के वर्कडन की बात करते थे, अभी तो मैं 9th की बात करूंगा क्योंकि अभी आगे वर्क एनर्जी पावर आएगा तो उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो वो आप आगे पढ़ेंगे। जब हम 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ एक कुली वर्कडन करता है तो कुली का वर्कडन 0 होता है। क्या कुली अपने सर पे सामान रखता है तो उस सामान को ऐसे धक्का देता है ऊपर की तरफ, क्योंकि कोई भी अगर अपने सर पे सामान रखेगा तो उसे दबाएगा थोड़ी, दबाएगा तो उसकी सर पर और गर्दन पे ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा। तो क्या कुली जब अपने सर पे सामान रखता है तो फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, अब फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, चल रहा है आगे की तरफ, तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट ऐसा, फोर्स ऐसा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ ना 90। तो कुली का वर्क डन 0। तो यहां पर जब हम बात करते हैं वर्क डन तो लिखते हैं एफ एस कॉस 90, कि भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90, तो कुली का वर्क डन 0 था। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कोई भी सामान कभी उठवाता है, जैसे आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो कभी भी सामान उठाने के बाद कुली को ये नहीं कहना कि तेरा वर्क डन 0। देखो, अगर किसी ने भी कहा कि जैसे सपोज कर लो कोई जा रहा है, अब वो ट्रैवलिंग करता है, उसे पता है भाई कुली का वर्क डन 0 है, अब उसने बोल दिया कि भाई सामान उठवाने के बाद भाई तेरा तो वर्क डन 0 हो गया, तुझे तो कोई पैसे नहीं देंगे। तो भैया ऐसा कभी मत करना, क्योंकि सारे कुली इकट्ठे होकर इतना फिर वर्क डन करेंगे कि लास्ट में उनके सामने हाथ जोड़ना पड़ जाएगा कि भाई गलती हो गई। तो ये हमारा थ्योरेटिकल है, जो हम पढ़ रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, ये कुली के वर्क डन के अकॉर्डिंग, जैसे इसमें बोल रहे हैं कि फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो किसी भी कुली का वर्क डन की बात करें सबका 0 हो जाएगा। फिर तो हम किसी को पैसे ही नहीं देंगे, ये बोलेंगे भाई तेरा ही वर्क डन 0, तेरा ही वर्क डन 0, सभी का वर्क डन 0 हो जाएगा ना। फिर तो कोई ऑफिस में बैठा है, वहीं का वहीं बैठ के काम कर रहा है, भाई तेरा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तेरा वर्क डन 0। कोई गार्ड की ड्यूटी कर रहा है, बोले तू मूवमेंट नहीं दिखा रहा, तेरा वर्क डन 0। तो ऐसे तो सभी का वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमें पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो हमने देखा दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है। हमने ये एग्जाम्पल की बात की। अब हम एक और एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि अगर थर्ड एग्जाम्पल, अगर थीटा जो है हमारा 180 डिग्री होता है तो क्या होता है। थीटा 180 डिग्री होगा तो क्या करेंगे, ए डॉट बी की बात करेंगे। ए डॉट बी, अब ए की जगह ए का मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू, बी की जगह बी का मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू, कॉस 180 डिग्री। तो cos 180 की वैल्यू हमें पता चल गया, cos 180 की वैल्यू कितनी थी -1, तो -1 लिख दिया मैंने, तो ये आ गया -AB। तो दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल 180 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा नेगेटिव में आएगा। इसको आप दूसरे तरीके से समझें, जैसे अगर हम वर्क डन बात कर रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स की, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स W इक्वल्स टू
फ्रिक्शन फोर्स आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, आगे भी पढ़ेंगे अभी 11th क्लास में। जैसे ये एक ब्लॉक रखा है बच्चों, तो आपने इस पर फोर्स लगाया F, अप्लाइड फोर्स, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है S। तो अगर हम इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट की बात करें, मैं ऐसे लिखूं F S। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डॉट लगा दिया मैंने, फिर F की जगह F लिखा, S के प्लेस पे S लिखा और लिखा cos 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो हमारा जो वर्क डन आएगा वो वर्क डन हो जाएगा Fs, cos 180 की वैल्यू -1 होती है तो ये -1 आ गया, तो हमारा वर्क डन आ गया नेगेटिव में। तो इसीलिए जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क डन करता है, हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो वर्क डन करेगा वो हम जब कभी कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव में आता है। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू आती है क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हमारा कितना हो जाता है? 180 डिग्री। तो ये हमने कुछ केस देखे, ठीक है, ये हमने कुछ केस देखे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, उसकी बात करेंगे। तो पहले अभी डॉट प्रोडक्ट को समझ लें हम और अच्छे से। एक अब आपने देखो क्या है, आपने यूनिट वेक्टर्स पढ़ रखा है, यूनिट वेक्टर की बात करेंगे। यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा है, यूनिट वेक्टर की बात करेंगे। तो आपने अधिकतर देखा होगा जब वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, उसमें आपने न्यूमेरिकल किए होंगे, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल जो होते हैं आई जे के की फॉर्म में दे रखे होते हैं, तो उनको कैसे करेंगे, उसके लिए हमें डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर समझना है। देखो यहां पर हमने क्या किया, यहाँ पे ये हमने एक्स एक्सिस बनाया, ये हमने वाई एक्सिस बनाया और ये हमने जेड एक्सिस बना लिया। मैं कई बार बता चुका हूं आपको, जेड एक्सिस एक्चुअल में ऐसा एक्सिस होता है, लेकिन ऐसी लाइन बनाई नहीं जा सकती, तो इस एक्सिस को हम ऐसा ना बनाकर ऐसा बना देते हैं। यूनिट वेक्टर आई ले लिया, यूनिट वेक्टर जे ले लिया, यूनिट वेक्टर के ले लिया। ये तीन यूनिट वेक्टर्स हैं हमारे, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है। आई यूनिट वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू 1, जे की 1, के की 1। आई हमेशा एक्स एक्सिस के साथ होगा, जे वाई एक्सिस के साथ होगा, के जेड एक्सिस के साथ होगा, ये हमेशा फिक्स्ड है। अब बच्चों क्या होता है, अगर मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, मैं अब समझना है हमने यूनिट वेक्टर यानी कि आई डॉट आई, मैं दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या होगा। एक चीज तो आपने समझ लिया, डॉट हटेगा तो कॉस लगेगा। ये जो आई है ये यूनिट वेक्टर है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1, क्योंकि इसका नाम ये यूनिट वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है 1, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं यूनिट टाइम यानी 1 सेकेंड, यूनिट मास 1 किलोग्राम, ठीक है, यूनिट डिस्टेंस 1 मीटर, ये चीज समझना। इस यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, किलोमीटर है किसी की यूनिट, किसी की मीटर है, किसी का किलोग्राम है, किसी का सेकंड, उस यूनिट की बात नहीं कर रहे। यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर। अब आपको लग रहा हो 1 मीटर बोला तो 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, हाँ भाई 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं। यूनिट मास 1 ग्राम भी हो सकता है, 1 किलोग्राम भी हो सकता है, लेकिन हम बोलेंगे 1 किलोग्राम क्योंकि हमें एसआई यूनिट लेनी। तो आई की जगह हमने आई का मैग्नीट्यूड लिखा यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरे आई की जगह इसकी वैल्यू लिखा, फिर 1 हो गया, डॉट हटाया तो लगाया कॉस। अब क्योंकि दोनों ही आई हैं तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा 0, क्योंकि एक आई का डायरेक्शन ये, दूसरे आई का भी डायरेक्शन ये, तो 0 डिग्री हमने लिख दिया। तो क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 एज इट इज, दूसरे 1 की वैल्यू एज इट इज, मतलब दूसरे 1 को एज इट इज लिख दिया। अब cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई हमें पता है 1, यानी कि इस 1 को एज इट इज, इस 1 को एज इट इज, और cos 0 की वैल्यू कितना रहेगा 1, और इसको सॉल्व करके कितना आ गया 1, यानी कि हमें ये बदल गया कि आई डॉट आई हमारा 1 होगा। ऐसे हम क्या करेंगे, फिर दूसरा देखेंगे जे डॉट जे, तो क्या जे की न्यूमेरिकल वैल्यू 1, इस जे की न्यूमेरिकल वैल्यू 1, और cos 0 क्योंकि दोनों ही जे हैं तो दोनों का डायरेक्शन सेम, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा 0। तो क्या इस 1 को एज इट इज 1, इस वाले 1 को एज इट इज लिख दिया, cos 0 की वैल्यू 1, तो फाइनली क्या है 1। ऐसे हम क्या करेंगे, दूसरा करेंगे k डॉट के, तो k की न्यूमेरिकल वैल्यू 1, इस k की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू 1,
cos 0 डिग्री, दोनों के हैं तो दोनों के बीच एंगल 0, तो क्या इस वन को एज इट इज, इस वन को दूसरे वाले वन को एज इट इज, cos 0 की डिग्री की वैल्यू 1, फाइनली आंसर 1। तो हमें बदल गया i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, i डॉट जे यानी कि जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं। बहुत आसान है, हमने क्या करा, i डॉट जे करा तो क्या होगा, इस i की न्यूमेरिकल वैल्यू 1, इस वाले की, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1, डॉट हटाया तो cos लगाएंगे। अब इनके बीच में एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री। यहां दिख रहा है भाई i का डायरेक्शन ये, j का डायरेक्शन ये, दोनों के बीच में एंगल 90। तो क्या करा हमने, इस i की न्यूमेरिक इस वन को एज इट इज लिखेंगे, इस दूसरे वाले वन को एज इट इज लिखेंगे, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो फाइनली कितना आ गया 0। तो हमें पता लगा i डॉट जे। जब हम दो यूनिट वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 0। इसी तरीके क्या करेंगे आप, j और k, देखो मैंने कहा k एक्चुअल में बच्चों ऐसा है, इसको समझना है, ठीक है। तो j डॉट k, जब j डॉट k करा तो j की न्यूमेरिकल वैल्यू 1, k की न्यूमेरिकल वैल्यू 1, और इन दोनों का जो एंगल कितना होगा, cos 90। अब क्या करना, वन को एज इट इज, दूसरे वन को एज इट इज, cos 90 की 0, फाइनली 0। अब क्या करें, k को i से करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, k डॉट i, ठीक है। तो k की न्यूमेरिकल वैल्यू 1, i की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 एंड cos 90, ठीक है। ये दोनों को 1 1 तो एज इट इज लिख देंगे, cos 90 की वैल्यू 0, फाइनली 0 आ। ये था, ये चीज समझ में आया, बहुत आसान चीज है। इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे, इसी पे करके आपको याद रखना, i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के करेंगे तो आएगा 1, और दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी कि i डॉट जे, j डॉट के, k डॉट आई करेंगे तो आएगा हमारा 0, ठीक है। नोट कर लें, ठीक। अब इसके आगे मैं रब करता हूं, फिर हम अब न्यूमेरिकल करेंगे और उसको फिर समझेंगे। हम बहुत आसान होते हैं वेक्टर पे बेस्ड न्यूमेरिकल, अगर आप थोड़ा सा उसे समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बच्चों, नेगेटिविटी नहीं रखना है दिमाग में। नेगेटिविटी तो गड़बड़ करती है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नहीं आएगा, ये आएगा, वो ऐसा कुछ नहीं। सबकी वाट लगा देंगे, ये सोचना है हम, सब कुछ आता है, हम तो विकेट तेज हैं, ऐसा सोचना है, पॉजिटिव फील ना, ठीक। बच्चों अब न्यूमेरिकल देखें जो कि हमारा डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड है। आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और आपको इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा ये निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, समझिए। ए डॉट बी हमने फॉर्मूला पढ़ा जो कि आया ए बी कॉस थीटा, यानी कि इसके बराबर था। कॉस थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल, पहले भी बताया। तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन ए बी, ये लिख सकते हैं। तो हम इस कॉस थीटा कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी और ए बी को नीचे लिखते हैं। अगर हमें ए डॉट बी पता चल जाए और ये ए बी पता चल जाए तो हम आसानी से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो समझिए हम ए डॉट बी कैसे निकालें। मैंने लिखा वेक्टर ए, इसको वैल्यू दे रखा है हमें आई प्लस 2j माइनस के, ये ए की वैल्यू दे रखा है, और इसी तरीके से बी की वैल्यू दे रखा है माइनस का आई प्लस का जे और माइनस का 2k। अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, देखो i का कोफिशिएंट यानी कि i के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा है तो हम मानेंगे 1 है कि 1 इंटू आई 1 हो जाता है। ऐसे ही इस i के कोफिशिएंट कुछ नहीं है यानी कि इस i के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या मानेंगे -1 है। तो इस i का कोफिशिएंट और इस i का कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट हो गया +1, इसका कोफिशिएंट -1, तो +1 इंटू -1 आ गया -1। हम ऐसे भी आगे लिख सकते हैं, यानी कि हमें क्या कर रहे हैं, हम a डॉट बी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ a डॉट बी, तो इनके i के कोफिशिएंट को इस i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करा -1। अब देखो j के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो ये j का कोफिशिएंट है, यानी कि j का मल्टीपल, कोफिशिएंट का मतलब ये होता है मल्टीपल। इस j का कोफिशिएंट क्या है 1, कुछ नहीं लिखा तो 1 मानेंगे, तो इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह +2,
अब बात आया इस i को i से करा, लेकिन इस i को j से नहीं मल्टीप्लाई करा, i से को k से नहीं करा, इसलिए नहीं करा कि i का i से तो डॉट प्रोडक्ट होगा, लेकिन i का j से जब करोगे तो 0 आएगा, i का k से करोगे तो 0 आएगा, तो इसलिए करने का कोई मतलब ही नहीं। तो हम i का i से, j का j से, k का k से करेंगे, क्योंकि यही तो अभी बताया i डॉट i करने पर तो 1 आ रहा था, लेकिन वहां पर अगर i डॉट j कर रहे थे तो 0 हो जा रहा था। तो इसीलिए हम i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ करेंगे। अब क्या है, k का k के साथ करेंगे तो k का कोएफिशिएंट क्या हुआ -1, यहाँ k का कोएफिशिएंट क्या है -2, तो -2 -1 का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा +2। ठीक, तो ये सॉल्व करके कितना आ गया 2 और 2 4 हो गया माइनस, तो ये हमारा आ गया 3, यानी कि a डॉट b हमारा आ गया 3। अब हमें क्या निकालना है, a का मैग्नीट्यूड, यानी कि ये जो a वेक्टर दे रखा है इसकी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। i का कोएफिशिएंट क्या है, मैंने बताया मल्टीपल 1, तो उसका स्क्वायर कर दो, प्लस j का कोएफिशिएंट क्या है 2, मतलब जो मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो उसका स्क्वायर कर दो, प्लस k का कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है, तो अब क्योंकि पहले माइनस लगा है तो हम -1 मानेंगे, तो -1 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा 1 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर फिर 1 हो जाएगा, जो कि हमारा फाइनली √6 आ जाएगा। ऐसे ही हम b का निकालेंगे तो रूट लगाएंगे यहाँ पर, b की वैल्यू देखिए, i का कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब -1 का स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट क्योंकि j से पहले प्लस है तो क्या मानेंगे +1 का स्क्वायर, अब k से पहले क्या -2, तो -2 k का कोएफिशिएंट है तो प्लस साइन लगाना और -2 का स्क्वायर करना है। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, प्लस दूसरे इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो फाइनली क्या आ गया √6। अब देखो हम a डॉट b निकाल चुके हैं और a और b भी निकाल चुके हैं। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b कितना आया हमारा 3, और एक की वैल्यू यानी कि ये a का मैग्नीट्यूड है, बिना वेक्टर के लिखा है तो क्या लिखेंगे √6। दूसरा b को देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी है √6, तो हम क्या लिखेंगे √6। अब आपको पता है √6 कितना होता है 6, क्योंकि क्या हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से लिख रहा हूँ, √6 को लिख दिया √6 का स्क्वायर, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 6, तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया 3/6, इसको हमने कैंसिल कर दिया 1/2, तो cos थीटा इक्वल्स टू आ गया 1/2। अब 1/2 किसके बराबर होता है बताओ, cos में 1/2 किसकी, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो इस 1/2 की जगह मैंने लिख दिया cos 60, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2। अब दोनों तरफ cos आ गया तो थीटा कितना आ गया हमारा 60 डिग्री, तो इससे हमने थीटा की वैल्यू निकाली। कंपेयर करते हैं, इसको काटना मत कभी, ऐसे लिखाओ, अब लिखाओ cos थीटा इक्वल्स टू cos 60, तो आप ऐसे कर दो, इस cos से cos कट गया, थीटा इक्वल्स टू 60, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है आपको, इसको ऐसे लेकर डायरेक्टली ऐसे लिख देना। हम कंपेयर करते हैं, ये रॉन्ग है, हम कंपेयर कर रहे हैं कि cos थीटा जब cos 60 के बराबर होगा तो ये एंगल बराबर होंगे, cos से cos कटता नहीं। तो ये मैंने आपको इस डॉट प्रोडक्ट पर एक न्यूमेरिकल करवाया। इसी तरीके से बहुत सारे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल कराऊंगा। बहुत इजी है, आसान है, डॉट हर टॉपिक पर मेहनत करें। और आपको मैं बता दूं, अगर आपको किसी भी टॉपिक में बच्चों कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उस पर एक लेक्चर बना दूंगा। तब तक कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।